Hello, I am Dr. Rajit Chandan and I welcome all of you on this Dakshina e-learning platform. और आज हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं आपके रीसेंट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट सेकंड यानी कि FST 2 का. ओके, चलो तो FST 2 के बायोलॉजी सेक्शन का हम लोग पेपर डिस्कशन करते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक मैच द फॉलोइंग है, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कॉलम्स में आपको एक तरफ तो फाइलम का नाम दिया हुआ है, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है ये, तो फाइलम्स के नाम है और कॉरस्पॉन्डिंग उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ आपको मैच करना है. पॉरीफेरा, पॉरीफेरा किससे मैच होगा? पॉरीफेरा के लिए होगा स्पॉन्जिला, है ना. निडेरिया, एडमेशिया, प्लाटीहेलमिन्थस, लीवर फ्लूक और एनेलिडा नीरिस, है ना. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक मैच द कॉलम है और इसमें जो है फर्स्ट कॉलम में आपको फिलामेंट्स के नाम दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में अगेन कुछ नाम है जहां पे ये मिलते हैं. ओके, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से मैच होगा. माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है तो ट्यूबुलिन के साथ मैच होगा. इंटरमीडिएट फिलामेंट, अब देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होता है लैमिन प्रोटीन, है ना. और ये लैमिन प्रोटीन आपको कहाँ मिलता है? ऑन द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप, है ना. तो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर वाले साइड में क्या होता है? लैमिन प्रोटीन. देखो यहाँ पे सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है ना. तो इस न्यूक्लियस के यहाँ पर ये क्या है? दिस इज लैमिन प्रोटीन और ये किसका बना होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट का. हाँ जी, तो ये मैच होगा उससे. और लास्ट में क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1. थर्ड क्वेश्चन देखो, स्टोमेटल ओपनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, है ना. तो स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. पहला है N2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन एंड लाइट. अब देखो CO2 कंसंट्रेशन और लाइट पे स्टोमेटल ओपनिंग तो डिपेंड करती है लेकिन नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तो ये गलत हो गया. सेकंड है CO2 टेम्परेचर और लाइट, हाँ जी इन तीनों पे करता है तो ये क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं? अगेन नाइट्रोजन है थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में भी क्या है? नाइट्रोजन है, इसलिए वो भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is incorrect for volume of blood related with cardiac cycle, है ना. अब देखो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है. यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. अब देखो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो होता है the maximum volume of left ventricle, है ना. या फिर आप बोल सकते हो the volume of blood in the left ventricle present at the end of diastole, है ना. तो जब डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड स्टेट. तो जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में है उस समय, जब मैक्सिमम अपने रिलैक्स स्टेट में है उस समय कितना ब्लड प्रेजेंट होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसी को हम बोलते हैं क्या? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. और ये कितना होता है? 120 ml. ठीक है, समझ में आ रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, इसको हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. सिमिलरली दूसरा दिया हुआ है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता क्या? पहले वो देखो. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद कितना ब्लड अभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल में बच गया है उसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. और ये कितना होता है? 50 ml. ठीक है, तो पहले 120 ml था लेफ्ट वेंट्रिकल में और सिस्टोल के बाद कितना बच गया? 50 ml. यानी कि कितना ब्लड पंप किया लेफ्ट वेंट्रिकल ने, है ना. जितना भी ब्लड पंप किया उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. और ये कितना होगा? माइनस कर लो
70 ml, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इतना था, इतना बच गया, तो पंप कितना हुआ 70 ml, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इतना आया, इतना पंप हुआ, इतना बच गया, तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो देखो इजेक्शन फ्रैक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EF। कितना होगा इजेक्शन फ्रैक्शन, हम बोलते हैं SV अपॉन EDV इंटू 100। अब ये क्या है देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये क्या है ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये क्या है SV स्ट्रोक वॉल्यूम, यहां पे लिख देता हूं स्ट्रोक वॉल्यूम ESV, और ये क्या है EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन EDV इंटू 100। समझ में आ रहा है? मतलब टोटल कितना ब्लड ने पंप किया, जितना ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में उसमें से कितना इसने पंप किया, वो फ्रैक्शन कितना है, कितना फ्रैक्शन इजेक्ट हुआ है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। कितना आएगा 70 अपॉन 120 इंटू 100, कितना आएगा ये होगा अराउंड 58.33%। समझ में आ रहा है? तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है ह्यूमन हार्ट का 58.33%। ऑब्वियसली 99% तो नहीं है ये, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, और आपसे यही तो पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 4। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है? चलो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट डिसइंटीग्रेट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना? तो फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सा पार्ट मेल गैमेटोफाइट का डिसइंटीग्रेट कर जाता है? पहला जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा है ट्यूब न्यूक्लियस, मेल गैमेट या जीनोफोर। अगर आपको याद है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, तो याद करो ऐसा एक क्या था पॉलन ट्यूब, ये क्या है पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के एंड में यहां पे क्या था ट्यूब न्यूक्लियस, और ट्यूब न्यूक्लियस के ठीक पीछे दो और क्या थे 2 मेल गैमेट्स। समझ में आ रहा है? और जब जैसे जैसे ये पॉलन ट्यूब इलोंगेट करता है, जो ट्यूब न्यूक्लियस है धीरे धीरे क्या होता है डिसइंटीग्रेट करता है। बाय द टाइम जब तक ये ओव्यूल के अंदर पहुंचता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तब तक आपका ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो जाता है डिसइंटीग्रेट कर जाता है, और सिर्फ वहां पे क्या बचते हैं 2 मेल गैमेट। एक जो है सो जाकर के एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है, सिनगैमी जिसको कहते हैं, और क्या बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। और दूसरा मेल गैमेट जाकर किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, ये फर्टिलाइज करेगा विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल, और क्या बनाएगा ट्रिप्लॉइड PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। याद होगा आपको? ठीक है, तो अब देखो डिसइंटीग्रेट कौन किया, डिसइंटीग्रेशन किसका हुआ ट्यूब न्यूक्लियस का। करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। अब देखो सबसे बड़ा क्या होता है जीनोम, है ना? जीनोम से छोटा क्या होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं जीन, और जीन किसके बने होते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ या ना? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, है ना? सबसे बड़ा जीनोम है और सबसे छोटा क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है रेजिनर्स मेम्ब्रेन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। रेजिनर्स मेम्ब्रेन आपको कहाँ देखने को मिलता है? याद करो, हम बात कर रहे हैं इनर ईयर में कॉक्लिया की, वहां पे था बेसिलर मेम्ब्रेन, रेजिनर मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है ना? तो ये जो आपका रेजिनर्स मेम्ब्रेन है वो कहाँ मिलता है कॉक्लिया के अंदर, है ना? कहाँ मिलेगा कॉक्लिया के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
आइडेंटिफाई द ऑड वन रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के रिगार्ड में कौन सा इनमें से ऑड है वो आपको बताना है। देखो, स्नो ब्लाइंडनेस ओजोन डिप्लीशन से होता है ना। स्किन कैंसर भी होता है। कैटरेक्ट भी होता है, कॉर्निया डैमेज होती है। और फोर्थ है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट जो है वो ओजोन डिप्लीशन से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? ग्लोबल वार्मिंग से होता है। ठीक है, तो एल नीनो इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से होता है, और बाकी के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो ओजोन डिप्लीशन की वजह से होते हैं। तो ऑड वन आउट कौन हो गया? फोर्थ, एल नीनो इफेक्ट, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला बोल रहा है, सिंस मेमोरियल टाइम ह्यूमन हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर। ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है जी। क्यों? सही जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें एक वर्ड छूटा हुआ है ना। वो क्या है? आई एम लगाना है मेमोरियल के आगे। सिंस इममेमोरियल टाइम मतलब जब से आपको याद वाद नहीं है तब से। ठीक है, इममेमोरियल जब से आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई गाथाएं नहीं है, कुछ यादाश्त नहीं है हमारी, तब से, है ना, यानी कि बहुत पहले से, बिफोर वी लर्नड द लैंग्वेज एंड राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, उस समय से जो फ्लावर है और जो ह्यूमंस हैं इनका इंटीमेट रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है? इनकरेक्ट। यहाँ पे लिखा है सिंस मेमोरियल टाइम, एक्चुअली क्या होना चाहिए? सिंस इममेमोरियल टाइम। ओके, तो ये गलत है। बी क्या बोल रहा है? फ्लावर्स हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, ग्रीफ, लव। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, सी जो आपका स्टेटमेंट है वो बोल रहा है स्फैगनम, साइकस, ट्राइफोलियम एंड रोज आर फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू। नहीं जी, नहीं है, आपको मालूम है नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स टू अ बायोलॉजिस्ट। बिल्कुल सही बात है ये। तो बी और डी करेक्ट है, ए और सी इनकरेक्ट है। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। Question number 10. Which of the following regions have large number of endemic amphibian species? पढ़ा रखा है आपको, है ना। इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है वो एक हॉट स्पॉट है, और वेस्टर्न घाट में मैक्सिमम एम्फीबियन बायोडाइवर्सिटी है, और यहाँ पे ये जो स्पीसीज है वो क्या है? एंडेमिक है यहाँ के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए 11th, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहला कॉलम में आपका साइंटिफिक नेम है, और कॉलम 2 में जो है वो कॉमन नेम है फॉर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम मोलस्का, है ना। देखते हैं हम लोग। पहला दिया है पाइला। पाइला क्या होता है? एप्पल स्नेल। डेंटालियम, टस्क शेल। काइटोप्लूरा, काइटॉन, सी बीफ। एंड ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किसको बोलते हैं? डेविल फिश को। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज। क्यों बोलते हैं इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? ईआर, जीसी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इनको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। इनका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड होता है, ये एक साथ मिल करके काम करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो नहीं होंगे। देयर फंक्शंस आर सिमिलर, नहीं। देयर स्ट्रक्चर्स आर सेम, बिल्कुल नहीं होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, वैक्यूल ओरिजिनेट फ्रॉम लाइसोसोम, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, उल्टा होता है। इनफैक्ट लाइसोसोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईआर एंड जीसी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट की, एसडीपी। ठीक है, अब शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए? फॉर फ्लावरिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे? दे रिक्वायर shorter daylight, okay, and longer and continuous
डार्क फेज नहीं, इनको क्या चाहिए, डे लेंथ बहुत छोटा चाहिए, लॉन्गर एंड कंटिन्यूअस डार्क फेज होना चाहिए। याद रखिए कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इनको कंटिन्यूअस डार्क फेज चाहिए। अब देखो ए जो आपका डायग्राम दे रहा है उसमें डार्क फेज बड़ा है, लाइट फेज छोटा है, और जो डार्क फेज है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, अनइंटरप्टेड है। इसीलिए आंसर क्या होगा, ओनली ए, है ना। बी नहीं होगा क्योंकि बी जो है वो लॉन्ग डे प्लांट के लिए है, और जो सी है, सी भी शॉर्ट डे प्लांट के लिए है, लेकिन यहाँ पे फ्लावरिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो डार्क फेज है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें हमने क्या किया है, इंटरप्ट कर दिया है विद द फ्लैश ऑफ रेड लाइट और लाइट। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट इन मालपीगियन ट्यूब्यूल फ्लोज इनटू, देखो याद रखो यहाँ पे मालपीगियन ट्यूब्यूल की बात कर जा रही है। मालपीगियन ट्यूब्यूल कहाँ मिलता है आपको, इट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्टा, है ना, कॉकरोच में पढ़ा था आपने। तो मालपीगियन ट्यूब्यूल जो है वो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कहाँ ले जाके ड्रॉप करता है, इनटू द इंटेस्टाइन, और फिर इंटेस्टाइन में ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ही निकल जाता है ना, क्लोका है वहां पे, तो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ये डायरेक्टली क्या होता है, निकल जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन, कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वेजाइना या वास इफ्रेंसिया, कहाँ होगा, इन एपिडिडाइमिस, कहाँ होगा, एपिडिडाइमिस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, हु गेव द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल एवोल्यूशन दैट लेड टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि किसने ऐसा आइडिया दिया कि पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ फिर क्या हुआ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी कि किसने बोला कि पहले कीमोजेनी होगा और कीमोजेनी के बाद क्या होगा, बायो, ऐसा किसका कहना था, ऐसा कहना था A.I. ओपरिन एंड J.B.S. हाइडन का, और इन दोनों ने ये बात सेपरेटली कही थी, इंडिपेंडेंटली कही थी, मिल करके नहीं कहा था। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, व्हाट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट X जो है वो बोल रहा है मेनी बोनी फिशेज आर अमोनोटेलिक इन नेचर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मोस्टली जो बोनी फिशेज होती हैं वो फ्रेश वाटर होती हैं और ये अमोनोटेलिक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड बोल रहा है एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर यूरियोटेलिक इन नेचर, ये गलत है, वो यूरियोटेलिक तो नहीं होते, है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू टिलमैन, याद करो डेविड टिलमैन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, यूनिट इकोलॉजी चैप्टर नंबर 3, है ना, बायोडाइवर्सिटी वाली बात चैप्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू टिलमैन हाउ स्पीसीज रिच बायोलॉजिकल कम्युनिटी सो मोर स्टेबिलिटी, है ना। तो डेविड टिलमैन ने कहा था ना कि अगर किसी इकोसिस्टम में स्पीसीज रिचनेस है, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज एंड स्पीसीज कंपोजिशन दोनों ही ज़्यादा है, तो वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये स्टेबिलिटी किस टर्म्स में होती है, ये स्टेबिलिटी 4 टर्म में होती है। 1, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, है ना। दूसरा हमने बोला था हाई प्रोडक्टिविटी। थर्ड हमने बोला था लेस हाई रेसिस्टेंस टू एनी एलियन स्पीसीज इन्वेजन, या फिर रेसिस्टेंस टू एनी नेचुरल और मैन मेड पर्टर्बेशन, है ना। ये 4 तरह से आपका जो स्पीसीज रिचनेस है या जो स्पीसीज का नंबर है वो स्टेबिलिटी देता है किसको, इकोसिस्टम को, है ना। 4 तरह से, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट एलियन इन्वेजन एंड इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी मैन मेड और नेचुरल पर्टर्बेशंस, है ना। याद है, डेविड टिलमैन की ये बात थी। अब देखो यहाँ पे नीचे जो है वो ऑप्शंस में पहले तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, प्लॉट्स विथ
मोर स्पीसीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, मतलब प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, ये भी सही बात है। और सी बोल रहा है प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, ये भी सही बात है। तो तीनों के तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, पहला देखो, the distal part of a stamen is generally bilobed structure known as anther, है ना, distal part। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि distal part किसको बोलेंगे stamen का और proximal part किसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका एक टिपिकल क्या है, stamen है। इस stamen का ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है ये आपका proximal part है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। और ये जो है ये क्या है, ये आपका डिस्टल एंड होता है, क्योंकि पहले ये बनता है बाद में ये बनता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉक्सिमल एंड है और ये आपका डिस्टल एंड है। ओके, चलो इतना जब हम जान गए हैं तो देखो, डिस्टल पार्ट ऑफ अ स्टामेन इज जनरली बाइलोब्ड एंड नोन एज एंथर, ये तो सही बात है। सेकंड बोल रहा है द डिस्टल एंड ऑफ स्टामेन इज अटैच्ड टू थैलेमस, यानी कि इसको डिस्टल एंड बोल रहा है, वो कि गलत है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है द लेंथ ऑफ स्टामेन इज वेरिएबल इन सेम स्पीसीज। अब देखो यहाँ पे यूजुअली, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ यूजुअली, यानी कि हम जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं। जनरली जो एक स्पीसीज के फ्लावर होते हैं उनमें स्टामेन की जो लेंथ होती है वो वैरी नहीं करती है। हाउएवर किसी किसी फैमिली में हम लोग देखते हैं ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऑसिमम की, तुलसी की, ऑसिमम सैंक्टम। तुलसी के केस में हमने देखा था डाइडिमिनस एंथर होते हैं, दो बड़े एंथर होते हैं और दो छोटे लेंथ के एंथर होते हैं, सॉरी स्टामेन होते हैं, है ना, यानी कि वहाँ पे डाइडिमिनस कंडीशन हमने देखा था। 4 स्टामेन में से 2 स्टामेन बड़े थे, 2 स्टामेन क्या थे, छोटे थे। सिमिलरली हम लोग देखते हैं साइट्रस वगैरह में कि वहां पे क्या होता है, टेट्राडिमिनस कंडीशन होता है, 4 स्टामेन बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे किसी किसी फैमिली में हमको ऐसा देखने को मिलता है कि सेम स्पीसीज में जो स्टामेन्स हैं उनकी लेंथ जो है वो क्या हो रही है, वेरिएबल है। लेकिन इनको छोड़ करके बाई डिफॉल्ट बाकी सारे स्पीसीज में क्या होता है, स्टामेन की लेंथ फिक्स होती है। ओके, फोर्थ देखते हैं ऑप्शन, केयरफुल एलुसिडेशन ऑफ स्टामेन शोज वेरिएबल रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन द सेम फ्लावर। हाँ जी, तो केयरफुल एलुसिडेशन ऑफ स्टामेन शोज वेरिएबल रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन सेम फ्लावर, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी फ्लावर की बात करते हैं तो उस फ्लावर में जो एंथर है वो किस तरह से अटैच है फिलामेंट से, इसमें वेरिएशन नहीं होता है। ये क्या होता है, हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो विद इन अ स्पीसीज, विद इन अ फ्लावर, द वे जिस तरह से ये आपका एंथर जुड़ा हुआ है, बेसी फिक्स्ड है कि डॉर्सी फिक्स्ड है ना, ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। यहाँ पे बोलता है कि उसमें वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है, ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। सही क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट, द डिस्टल पार्ट ऑफ स्टामेन इज जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर नोन एज एंथर। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम लोग। Question number 20. Following is a schematic representation of menstrual cycle of 21 days, है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 2, यहाँ पे A, यहाँ पे B, और ये बोल रहा है ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कितने दिन का, 21 डेज का। और इसमें बता रहा है कि ये जो है ये मेंस्ट्रुअल फेज है, तो B क्या होगा और A क्या होगा। ए जो होगा ये होगा आपका प्रोलिफरेटिव फेज, ये क्या होगा, प्रोलिफरेटिव फेज, और बी क्या होगा, ये होगा सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज आप जिसको बोलते हो, है ना। तो कितने कितने दिन का होगा, देखो ऑप्शन देखो, ए बोल रहा है 12 डेज, पॉसिबल नहीं है। बी 14 डेज, ए 14 डेज है, वो भी नहीं होगा।
इसमें आंसर क्या होगा? आंसर जो आपको लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3। ए जो है वो 5 डेज का और बी कितने दिन का है? 14 डेज का। देखो अब 5 और 2 7 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 21 डेज का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आप लेके चलोगे कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 14th डे पे। ओके, चलो तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हेमिकॉर्डेट्स, है ना? हेमिकॉर्डेट्स की बात कर रहा है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? बैलेनोग्लोसस की बात करने वाले हैं। बैलेनोग्लोसस की याद करो, कुछ ऐसा एक एनिमल आपने पढ़ा था, याद है? ऐसा एक आपने एनिमल पढ़ा था, इसमें यहाँ पे कुछ ओपन रहते हैं, यहाँ पे आपने देखा था कि 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड थी। हाँ जी, याद आ रहा है? ओके, बैलेनोग्लोसस। अब बैलेनोग्लोसस अगर आपको ठीक से याद है तो याद करो, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? ओपन। रेस्पिरेशन किससे था? गिल से। और इसमें एक्सक्रीशन किससे होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड से। किससे होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड से। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज लिखा हुआ है जो कि गलत है। थर्ड में लिखा हुआ है रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन बाय किडनी जो कि गलत है। और फोर्थ में लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन बाय लंग्स, वो भी क्या है? गलत है। ठीक है, ये एक्वेटिक एनिमल है, इसमें रेस्पिरेशन गिल से होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, है ना? 22 में अगेन एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसा एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। क्रोमोसोम है ये, है ना? पूछ रहे हैं ये ए है और ये जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है? बी है। तो ए क्या है? सैटेलाइट डीएनए। और बी क्या है? बी इज योर, बी क्या है आपका? बी जो है ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये। देखो ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है, ये आपका क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जहां पे कि सेंट्रोमियर बनता है। क्या बनता है? सेंट्रोमियर। और इसके अलावा और कहीं पे जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे आपको क्या देखने को मिलता है? NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। नॉर यहीं पे होता है और यहीं पे हम देखते हैं कि बाद में किसी किसी क्रोमोसोम में क्या बनता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। सैटेलाइट है ए और बी है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, the microbe that produces root nodule on the roots of non-leguminous plants like alnus, है ना? non-leguminous plant की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जितने भी आपके leguminous plant हैं उनमें रूट नोड्यूल कौन बनाता है? राइजोबियम स्पीसीज के बैक्टीरिया। किसके? राइजोबियम स्पीसीज के बैक्टीरिया। लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक एलनस, यहाँ पे कौन करता है रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन? फ्रैंकिया। कौन करता है? फ्रैंकिया। पढ़ रखा है आपने, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? गाउट। क्या बोलते हैं? गाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, what are the principles to prevent STD, sexually transmitted diseases? Avoid sex with unknown person, बिल्कुल सही बात है। Always use condom during coitus, ये भी सही बात है। In case of doubt, consult a doctor and get treatment if the disease is diagnosed, ये भी सही बात है। और फोर्थ है all of the above। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। 26 देखते हैं, which of the following has the smallest brain capacity, है ना? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो नेंडरथैलेंसिस। देखिए इनमें से सबसे पहले आया था होमो हैबिलिस और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे कम थी, है ना? अराउंड 450 cc। ओके, तो सबसे छोटा ब्रेन कैपेसिटी किसका है? होमो हैबिलिस का। क्वेश्चन नंबर 27, माइकोबायंट सप्लाइज एग्स टू फाइकोबायंट
and phycobiont supplies Y to mycobiont, then what is true for X and Y? देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्चुअली में हम लोग बात कर रहे हैं लाइकेन की। किसकी बात कर रहे हैं? लाइकेन की। लाइकेन में हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और साथ में यहाँ पे क्या है? कुछ फंगस, फंगल हाइफी। ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं? लाइकेन। इसमें से जो आपका एल्गल पार्टनर है, एल्गल पार्टनर, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गल पार्टनर को बोलते हैं फाइकोबायंट, फाइकोबायंट। और जो आपका फंगल पार्टनर है, फंगल पार्टनर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माइकोबायंट। जो फंगल पार्टनर है ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है। एल्गल पार्टनर को देता है ये, और एल्गल पार्टनर इसका यूज करके बनाता क्या है? फूड, ऑर्गेनिक फूड। तो X जो है वो आपको क्या देगा? मिनरल्स। और Y क्या देगा? फूड। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम लोग। Which of the following statement about dinoflagellates is false? है ना, हम बात कर रहे हैं dinoflagellates की। देखिए अब dinoflagellates कुछ ऐसे थे ना, और इनके ऊपर क्या लगा हुआ था? सेलुलोजिक प्लेट्स लगे हुए थे कुछ। ऐसे सेलुलोजिक प्लेट लगे हुए थे। यहाँ पे दो ग्रूव्स हैं, हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो यहाँ पे देखो एक ग्रूव ऐसा है सीधे सीधे, और एक ग्रूव कैसा है ना, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। और दोनों ग्रूव में क्या है? दो फ्लैजला है, एक ऊपर की तरफ वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। इसीलिए ये व्हर्लिंग विप मोशन शो करता है। करेक्ट। अब देखो हम बात कर रहे हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स की, और पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, दे पजेसेस टू फ्लैजला, सही है, दिख रहा है ना। दे कॉजेस रेड टाइड, हाँ जी, गोनायोलक्स, याद करो गोनायोलक्स क्या करता है? रेड टाइड कॉज करता है। थर्ड है, देयर वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोजिक प्लेट्स, बिल्कुल सही बात है, सेलुलोजिक प्लेट्स यहाँ होते हैं। फोर्थ बोल रहा है, देयर डेड सेल एक्यूमुलेट एंड फॉर्म डाइएटोमाइट एंड आर माइंड टू सर्व एज फिल्टरिंग मटेरियल। नहीं जी, डाइएटोमाइट्स कौन बनाता है? डायटम्स बनाते हैं। डायटम्स के जो सेल होते हैं, जो ठीका होता है, वो बनाता है डायटोमाइट, ना कि डाइनोफ्लैजेलेट का। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, at what stage endosperm development you will observe nuclear or cellular type of endosperm, है ना। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा कि सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा, ये आपको एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के किस स्टेज पे जाके पता चलेगा, या कब जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, व्हेन डिवीजन स्टार्ट्स इन एंडोस्पर्म। नहीं जी, जब स्टार्ट होगा उस समय आप नहीं बता सकते। आप कब बता सकते हो? 2 डिवीजन्स के बाद। कितने? 2 डिवीजन्स के बाद। समझ में आ रहा है? पहला when division starts in, second when embryo is heart shape। नहीं जी, थर्ड बोल रहा है just after 2 divisions in primary endosperm nucleus, है ना। तो 2 डिवीजन के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूक्लियर होने वाला है या सेलुलर होने वाला है या ये हेलोबियल होने वाला है। ठीक है। कैसे? जैसे ही पीएन में डिवीजन स्टार्ट हुआ, अगर मान लो फर्स्ट डिवीजन हुआ, उसके बाद से फिर सेकंड डिवीजन हुआ, और दोनों डिवीजन में आपको साइटोकाइनेसिस नहीं दिख रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनने वाला है, जस्ट लाइक कोकोनट मिल्क। और अगर मान लो कि 2 न्यूक्लियर डिवीजन्स के बीच में फिर साइटोकाइनेसिस भी हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस हो गया, मतलब सेलुलराइजेशन हो रहा है, मतलब ये क्या बनने वाला है? सेलुलर एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है? ओके। इसीलिए आपको कितने डिवीजन्स चाहिए? 2 डिवीजन्स, है ना। 2 डिवीजन्स इन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज रिक्वायर्ड।
ये बताने के लिए कि ये जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाएगा या फिर सेलुलर एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30। अ क्वीन हनी बी लेज एग्स ऑफ कितने तरह के? 2 टाइप्स, एक फर्टिलाइज्ड और दूसरा अनफर्टिलाइज्ड। यही पढ़ा ना आपने। जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है? देखिए यहाँ पे क्वीन बी 2 तरह के एग ले करती है। एग लेइंग कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। पहला होता है फर्टिलाइज्ड, और फर्टिलाइज्ड होगा तो ये क्या होगा? 2n। और दूसरा क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड, यानी कि ये क्या होगा? हैप्लॉइड। जो अनफर्टिलाइज्ड है ये डेवलप होगा किसमें? ड्रोन्स, यानी कि मेल में। ये किसका केस है? पार्थिनोजेनेसिस का। ठीक है। और जो फर्टिलाइज्ड एग है ये फिर 2 तरह से डेवलप हो सकते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स के जो हैचलिंग्स होते हैं, या हैचलिंग्स की जगह यहाँ पे लार्वा होते हैं एक्चुअली में, है ना। तो जो यहाँ पे लार्वीज होते हैं, इन लार्वी को अगर हमने फीड किया है ऑन बी ब्रेड तो ये किस में डेवलप होंगे? वर्कर में। और अगर हमने इनको फीड किया है विथ रॉयल जेली तो ये किस में होंगे? इन क्वीन। समझ में आ रहा है? यही तो हमने पढ़ रखा है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2। 2 types, one forming queen and worker, and second forming drones by parthenogenesis. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। Sieve plate and sieve pores are located in, है ना। Sieve plate and sieve pore are located in, किस में लोकेटेड होता है? In the end of sieve tube cell, है ना। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर 4th ऑप्शन क्यों नहीं होगा, है ना। इनमें से 4th ऑप्शन क्यों नहीं होगा? व्हाई नॉट एंड वॉल ऑफ सीव सेल? देखो बेटा, सीव सेल जो होता है वो इमेच्योर सेल होता है। ठीक है, उसमें जो है आपका अभी भी साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आपको सीव प्लेट या सीव पोर देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ किस में मिलेगा? मैच्योर्ड सीव एलिमेंट में या मैच्योर्ड सीव ट्यूब सेल में। ओके, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं हम लोग। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स फर्स्ट सीट लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ जी, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं बीटा प्लेट, है ना। दूसरा बोल रहा था हेलिकल कॉइल्ड लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ जी, ऐसा भी बनता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। थर्ड बोल रहा है द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ जी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और फोर्थ बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, है ना। केल्विन साइकिल में सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो तो हिल रिएक्शन का पार्ट है, वो केल्विन साइकिल का तो पार्ट ही नहीं है, तो ये तो गलत है। सेकंड कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये तीनों फेजेस होते हैं किसमें? केल्विन साइकिल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन, जो कौन कैटालाइज करता है? रूबिस्को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल इज मायोफाइब्रिल। कौन होता है? मायोफाइब्रिल। यहाँ पे सार्कोमियर, सार्कोजोम नहीं होते हैं, फैसिकल्स भी नहीं होते हैं। स्मूथ मसल में क्या होता है? मायोफाइब्रिल्स, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। If a couple failed to fertilization and AI technique is already done, है ना। AI टेक्निक मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो टेक्निक है वो ऑलरेडी हो चुकी है, then which advanced technique will be preferred next, है ना। देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल बोल रहा है कि AI हो चुका है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो चुका है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो ओवा है इस फीमेल का वो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका स्पर्म है उससे कॉम्पैटिबल नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे ये फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को निकालेंगे और हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, फाइन नीडल,
हम इसको क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे इनटू दी ओवम। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ICSI, है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और ये सब कहाँ होगा, ये सारा चीज होगा इन विट्रो। कहाँ होगा, इन विट्रो। और बाद में हम क्या करेंगे, जो एम्ब्रियो होगा, अर्ली एम्ब्रियो, इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांटेशन। बेसिकली इसका मतलब जो ICSI टेक्निक है, ये एक तरह का इन विट्रो टेक्निक है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी के जैसा ही है, बस यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो हम किसके हेल्प से करा रहे हैं, थ्रू इंजेक्शन। ठीक है, चलिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ICSI। ठीक है, यहाँ पे जिफ्ट और IUT हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है वो फेल कर रहा है। इसका मतलब जो स्पर्म है वो खुद से फर्टिलाइज करने के कैपेबल नहीं है। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज डन फॉर म्यूल। अब देखो म्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, म्यूल, डंकी एंड हॉर्स, इनके मिक्सचर से हमें क्या मिलता है, म्यूल, खच्चर, है ना। खच्चर किसके किसके क्रॉस ब्रीडिंग से मिलता है, डंकी एंड हॉर्स। और डंकी और हॉर्स दोनों अलग अलग स्पीसीज है, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। इफ एन इंडस्ट्री डिस्चार्जेस इट्स वेस्ट वाटर एट एन इजीली आइडेंटिफाइबल प्लेस, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पॉइंट पॉल्यूशन, है ना, सॉरी इट इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स है ये, है ना। क्यों, क्योंकि आप इंडस्ट्री जो है हमें मालूम है, हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस इंडस्ट्री से आ रहा है, तो ये पॉइंट सोर्स है। अगर ये सीवेज होता, डोमेस्टिक सीवेज या फिर म्युनिसिपल सीवेज, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स में एक ही डिफरेंस है। पॉइंट सोर्स वो होता है जिसको कि आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि ये पॉल्यूशन इसी से आ रहा है। नॉन पॉइंट सोर्स में देखो, जैसे कि सीवेज की हम बात करते हैं, डोमेस्टिक सीवेज अगर मान लो आकर के कहीं पर पॉल्यूशन कर रहा है किसी वाटर बॉडी में, आप बता सकते हो कि किस घर से कौन सा पॉल्यूशन आया है, नहीं बता सकते, नॉट आइडेंटिफाइबल, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते उसको, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन पॉइंट। ओके, ध्यान रखिएगा बस इतना सा, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग, कॉलम्स दिए हुए हैं। क्रिस्टी, क्रिस्टी के साथ मैच होगा क्या, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेशली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। सिस्टर्नी, ये क्या है, डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्गी apparatus। ओके, थैलेक्टोइड, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट, है ना। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान सा सवाल है, पर पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते रहते हैं हमेशा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्लांट है जिसका जीनोटाइप दिया हुआ है AA BB CC, ठीक है, और पूछ रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गैमेट्स हैविंग एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील। ठीक है, एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील। देखो यहाँ पे कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। फॉर्मूला क्या था, 2 to power n, है ना जी। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3, n की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि तीनों के लिए ये क्या है, हेट्रोजाइगस स्टेट में है, 3 जीन क्या है, तीनों हेट्रोजाइगस स्टेट में है, तो 2 to power 3, इसका मतलब क्या हो गया 8। 8 तरह के यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। देखो 8 तरह के गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, एक बनेगा A B C, एक बनेगा A B C, एक बनेगा A B स्मॉल c, 3 बन गए। अब देखो और क्या बनेगा, स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C, ठीक है। और क्या बन सकता है, ये कैपिटल C है, एक बनेगा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, इसको हम लोग अलग रखते हैं, ठीक है। और क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे बन सकता है
3 and 2 5, दो और बनेंगे, क्या क्या बन सकते हैं, मे बी A कैपिटल B स्मॉल c, ओके, और क्या बन सकता है, स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C, है ना। तो ये 7 तरह के ये हो गए और ये एक 8वां तरीके का, समझ में आ रहा है। तो टोटल 8 में से देखो ये जितने भी हैं इनमें से एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 जो है वो क्या है, डोमिनेंट अलील है, हाँ या ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक डोमिनेंट अलील हो, कम से कम, सारे के सारे भी डोमिनेंट हो सकते हैं। देखो तो ये जो 7 है, 7 आउट ऑफ 8, इनमें क्या है, ये एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 इज डोमिनेंट अलील। सिर्फ एक ऐसा गैमीट बनेगा 1/8 जो कि जिसमें कि सारे के सारे क्या होंगे, रिसेसिव, समझ में आ रहा है ना जी। तो कितना परसेंटेज हो गया, देखो इसका 7/8 into 100 कितना आएगा, 87.5%। निकालने के लिए आपको क्या करना था, आपको ये कैलकुलेट नहीं करना था, आपको सिर्फ कैलकुलेट क्या करना था, ये वाला, कि कितने ऐसे गैमेट बनेंगे जिसमें सारे के सारे रिसेसिव अलील होंगे। एक 1/8 है ना, और 1/8 का मतलब क्या हो गया, 12.5%। माइनस कर लेते, बाकी क्या होते, ऐसे होते जिनमें कम से कम एक डोमिनेंट अलील होता है, यानी कि 87.5%। ओके, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। फॉर द गिवन डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस, है ना, एक डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, ध्यान रखो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है कि फॉर द गिवन डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस व्हाट मस्ट बी रिलेटेड करेक्ट आरएनए सीक्वेंस, है ना, मतलब इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो आरएनए है, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है क्या, आरएनए स्ट्रैंड, एक्सेप्ट कि यहाँ पे टी के जगह यू लगा होगा, थाइमीन के जगह यूरासिल लगा होगा, बाकी सब कुछ सेम होता है, पोलैरिटी सेम, बाकी का सीक्वेंस भी सेम, ठीक है। तो देख लो, मैच कर लो, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। इन मेज स्टेम द वैस्कुलर बंडल्स आर, है ना, वैस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, मेज की। और मेज क्या है, मोनोकॉट है, और मोनोकॉट का जो स्टेम होता है, इसमें वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंड, क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड, कैसा होता है, कंजॉइंट, क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड। और उसमें भी हम लोग देखते हैं जो स्मॉलर वैस्कुलर बंडल्स हैं वो कहाँ होते हैं, पेरीफेरी पे, कहाँ होते हैं, पेरीफेरी पे, ठीक है। तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो बेसिकली में एक केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से जो मिसिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होंगे। ये देखो ऐसे दिया हुआ है और इसमें दिया यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे B दिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा। यहाँ पे H है, इधर OH है और यहाँ पे है H और इधर दिया हुआ है A। अब देखो ये बेसिकली में क्या है, दिस इज अ डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पे B की जगह क्या होगा, H और A की जगह क्या होगा, CH2OH। अब याद आ रहा है, ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ये फर्स्ट प्राइम कार्बन है, ये सेकंड प्राइम है, ये थर्ड प्राइम है, ये फोर्थ प्राइम है और ये फाइनली फिफ्थ कार्बन है आपका, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43, जिब्रालिन प्रमोट्स बोल्टिंग इन, है ना, जिब्रालिन जो है वो किसमें, बोल्टिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। देखो जिब्रालिन प्रमोट्स बोल्टिंग इन रेडिश, नहीं जी, कैरेट नहीं, बीट, यस, बीट रूट में जिब्रालिन जो है वो बोल्टिंग को क्या करता है, इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है। बोल्टिंग होता क्या है, इलोंगेशन ऑफ द
कंडेंस्ड इंटरनोड, है ना, जो रोसेट कंडीशन होता है उसको ये क्या करता है, फिर से नॉर्मल में ले आता है बाई इलॉन्गेशन ऑफ द इंटरनोड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। कहाँ देखने को मिलता है, बीट में। किसके एप्लीकेशन से, जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से। क्वेश्चन नंबर 44, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट? कौन करता है, मिड ब्रेन। कौन करता है, मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन, क्रूरा सेरेब्री, याद आ रहा है आपको? तो मिड ब्रेन का जो पार्ट होता है वो ये काम करता है। करेक्ट आंसर इज मिड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 45, अ कपल हैज 4 daughters, द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th चाइल्ड टू बी अ डॉटर इज, देखो चाहे पहला चाइल्ड हो या 100th चाइल्ड हो, कोई भी चाइल्ड हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय और अ गर्ल, लड़का होगा कि लड़की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 50%। क्यों होगी 50%? क्योंकि जो स्पर्म है उसमें 50% एक्स वाला होगा और 50% वाई वाला होगा। 50% स्पर्म में 22 प्लस एक्स होगा और 50% में क्या होगा, 22 प्लस वाई। जिसमें एक्स वाला जाएगा वो जितना भी परसेंटेज एक्स वाला होगा उतना ही परसेंटेज क्या होंगे, गर्ल का होगा, और जितना वाई होगा उतना ही परसेंटेज क्या होगा, सन का होगा। तो 50% गर्ल 50% बॉय, तो लड़का होगा लड़की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहती है, 50%। ठीक है, चाहे वो पहला चाइल्ड हो, दूसरा हो, 10वां हो, 20वां हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ चाइल्ड दिया रहता है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। 46 क्वेश्चन देखते हैं। सोर्स ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन है, सोमा क्लोनल वेरिएशन की बात कर रहे हैं, सोमा क्लोन्स की बात कर रहे हैं जो प्रोपगेशन से बनते हैं, है ना। तो इनमें क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होगा। क्यों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बन रहा है ना, तो यहाँ पे गैमेट तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, नो गैमेट इन्वॉल्व। अगर कोई गैमेट नहीं है इसका मतलब नो मियोसिस, समझ में आ रहा है। अगर मियोसिस नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं होगा, और गैमेट का रैंडम फ्यूजन भी तो नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा। क्या बच गया सिर्फ अब, तो इन केस ऑफ सोमा क्लोन्स जो सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है वो या तो म्यूटेशन हो सकता है या फिर आपका क्रोमोसोमल एबरेशन हो सकता है। अब क्रोमोसोमल एबरेशन एक तरह का म्यूटेशन ही तो है, समझ में आ रहा है। तो म्यूटेशन हो या क्रोमोसोमल एबरेशन हो, अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो गया, 3rd। 47, चूज द करेक्ट मैचिंग, है ना। पहला है वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी, है ना। याद करो, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है कि अगर किसी फील्ड में वाटर लॉगिंग हो रही है तो वाटर लॉगिंग की वजह से जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं वो टॉप लेयर पे आकर के प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, वहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। सॉइल क्या हो जाती है, सलाइन हो जाती है, यानी कि सॉइल सैलिनिटी होती है बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। बिल्कुल सही मैच है। सेकंड बोल रहा है ओजोन होल बायो फर्टिलाइजर। अब ओजोन होल से बायो फर्टिलाइजर का तो कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। थर्ड बोल रहा है एफॉरेस्टेशन, झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन से एफॉरेस्टेशन नहीं, डीफॉरेस्टेशन होता है। करेक्ट, ओके, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते हैं, खेती करते हैं, फिर वहाँ से थोड़े दिनों के बाद चले जाते हैं, दैट इज झूम कल्टीवेशन, है ना। तो झूम कल्टीवेशन, एफॉरेस्टेशन, ये भी रॉन्ग मैच है, सिर्फ एक ही सही है, इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ओनली 1। 48 हम लोग बात करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस है। इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं। बोल रहा है द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। हाँ जी, देखो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कुछ ऐसा होता है ना, बड़ा सा यहाँ पे एक फ्लावर है, फिर उसके नीचे दूसरा बड़ा फ्लावर है, फिर उसके नीचे और छोटा फ्लावर है, यानी कि जितना नीचे जाते जाओगे उतना फ्लावर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अटैच है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिपीटल। और सेंटर में यहाँ पे क्या है, जो मेन आपका पेडंकल है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है बाई अ लार्जर एंड ओल्डर फ्लावर, है ना। यही होता है साइमोज में, रेसिमोज में इसका उल्टा होता है ना। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, बिल्कुल सही है। फ्लावर बॉर्न इन बेसिपीटल ऑर्डर, ये भी सही है। थर्ड बोल रहा है मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, गलत है।
एंड फ्लावर बॉर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर, ये भी गलत है। तो फर्स्ट और ए और बी स्टेटमेंट सही है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या है यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट दी हुई है ना, और पेडिग्री चार्ट से पूछ रहा है कि ये किस तरह का इनहेरिटेंस है। ओके, किस तरह का इनहेरिटेंस है। और यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पर एक मेल है, यहाँ पे एक फीमेल है, और जो फीमेल है वो क्या है? कैरियर है। वो क्या है? कैरियर है। और इनके जो है वो 4 बच्चे हो रहे हैं। एक मेल है जो कि सफरर है, दूसरी फीमेल है जो कि नॉर्मल है, तीसरी भी फीमेल है जो कि नॉर्मल है, और चौथा मेल है, ये भी क्या है? नॉर्मल है। जो सफरर है उसकी शादी होती है एक नॉर्मल फीमेल से, और इसके जो बच्चे हैं इनमें से 2 बेटियां हैं जो कि अगेन क्या है? कैरियर है, और एक बेटा है जो कि नॉर्मल है। अब ध्यान से देखो इस पूरे में, यहाँ पे सिर्फ मेल जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, फीमेल कैरियर है अफेक्टेड नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो इनहेरिटेंस है वो कैसा है? सेक्स लिंक्ड है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स को, एक ही जेंडर को अफेक्ट कर रहा है ना। तो ये क्या है? सेक्स लिंक है। सेकेंडली, यहाँ पे जो फीमेल है वो कैरियर है, ये तभी पॉसिबल है जब ये सेक्स लिंक्ड हो और साथ में क्या हो? रिसेसिव ट्रेट हो। यानी कि ये क्या है? ये सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। दिस पेडिग्री चार्ट इज ऑफ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है। अब देखो ऐसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जो थर्ड ऑप्शन है वो लिख रहा है कैरेक्टर्स में बी कलर ब्लाइंडनेस, है ना। और आपको मालूम है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो कैसा है? सेक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव। तो वही बात हो गई ना, एग्जाम्पल के थ्रू यही बात कह दी गई है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है आपसे? ये एक मैच द कॉलम है ना, और ये जो है आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर से रिलेटेड है। पहला बोल रहा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर क्या करते हैं? क्लोरोफिल डैमेज। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग बना रहा था, रेड हेज इन ट्रैफिक कॉज करता है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग। नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, मेथेमोग्लोबिनीमिया यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेड PB, लेड क्या करता है? डैमेज टू किडनी। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। 51 मैच द कॉलम, है ना। अब यहाँ पे भी कुछ मैच है। देखो पैरेन्काइमा क्या करता है? सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज सारा काम करता है पैरेन्काइमा। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ट्रंक, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करता है। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। एंड फाइनली क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंक्रीज इन इंटरनोडल रीजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। 52 सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज इन्वॉल्व्ड इन, है ना। जो सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो किसमें इन्वॉल्व होती है? पहला है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। हाँ जी बिल्कुल, इंटरसेलुलर जंक्शन में मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज रिक्वायर्ड। सही है। मैकेनिकल सपोर्ट, देखो फ्लूइडिक है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट तो नहीं देता है। ठीक है। थर्ड क्या है? सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। हाँ जी, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन तभी पॉसिबल है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो? फ्लूइडिक हो। अगर रिजिड होगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और फोर्थ बोल रहा है क्या? फैगोसाइटोसिस, उसके लिए भी जरूरी है। तो ACND इज इन्वॉल्व, है ना, इन और सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज इन्वॉल्व इन ACND। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 53 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रेट ऑफ reaction of an enzyme attains half of its maximum velocity, it is represented as, इसको हम क्या बोलते हैं? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, Km वैल्यू बोलते हैं, है ना। याद करो ऐसे हमने एक ग्राफ बनाया था, ऐसा एक ग्राफ बनाया था हमने। ठीक है। और इस ग्राफ में याद कीजिए, यूजुअली हमने ऐसा बनाया था यहाँ पे, और यहाँ पे याद करो ये क्या था? Vmax था, है ना। और ये आपका क्या था? Vmax/2। और यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है इसी को हमने क्या कहा था? Km वैल्यू। ठीक है।
तो ऐसा सबस्ट्रेट का वैल्यू, ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू जिसपे कि आपका Vmax जो है वो हाफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54, हाइपरपिगमेंटेशन और ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाइपरपिगमेंटेशन या जो ब्रॉन्जिंग होती है वो किस डिजीज में पाई जाती है। ऑप्शन देखो, पहला है एडिशंस डिजीज, है ना? एडिशंस डिजीज क्या होता है? ऐसे एडिशंस डिजीज होता है बिकॉज ऑफ हाइपो सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, है ना? ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? एडिशंस डिजीज की। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हाइपो सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है? और इसी में क्या होता है आपका? हाइपर पिगमेंटेशन या जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन, ठीक है? दूसरा क्या है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है? कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम है ये, है ना? कसिंग सिंड्रोम ये होता है बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन, किसकी वजह से? हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है? और इसका मेन जो फीचर है वो क्या है? मून्स फेस, ठीक है? पफी फेस होता है। थर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे दिया हुआ है गर्ल्स डिजीज। गर्ल्स डिजीज क्या होता है? गर्ल्स डिजीज को हम लोग बोलते हैं मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा इसी को हम लोग बोलते हैं। और मिक्सिडीमा किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ डैमेज टू द थायराइड, है ना? ये किसका केस है? हाइपोथायरॉयडिज्म का, ठीक है? और फोर्थ हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज किसकी वजह से होता है? ये बिकॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 54 है उसमें हाइपर पिगमेंटेशन या ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एडिशंस डिजीज। यही आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज में हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, दैट इज बिकॉज कैंसरस नेचर ऑफ द थायराइड सेल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये क्या बोल रहा है? देखो, ये बोल रहा है, एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें देखना कि ए के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऐसा है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर आपका डी और ई है, और नीचे क्या है आपका? नीचे जो है वो आपका है एफ, जी और एच। अब इसमें ध्यान से देखो, बी सी और बी सी इन दोनों का क्या हुआ है? डुप्लीकेशन हुआ है। ये एक तरह का क्रोमोसोमल एबरेशन का केस है। यहाँ पे ये जो सेगमेंट है बीसी का, ये क्या हो गया है? डुप्लीकेट हो गया है। ओके, तो ये क्या है? डुप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं। कैंसर ऑफ मसल को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमा। तो कैंसर ऑफ मेलानोसाइट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेलानोमा, है ना? ऑप्शन नंबर 3। 57, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना? पहला बोल रहा है न्यूली एक्वायर्ड प्रीडेटर एंड पैरासाइट आर ऑफन मोर डैमेजिंग देन ओल्डर वंस। बिल्कुल सही बात है। जो नए प्रीडेटर या पैरासाइट होते हैं ये ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं देन ओल्डर वंस। क्यों? क्योंकि जो होस्ट है वो भी प्रीडेटर के अकॉर्डिंगली क्या होता है? को इवॉल्व करता है, तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है, तो डैमेज कम होता है ना? लेकिन अगर नया कोई पैरासाइट है तो होस्ट में अभी कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है, इसीलिए डैमेज क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है रैफ्लेशिया इज अ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। हाँ जी, रैफ्लेशिया क्या है? टोटल रूट पैरासाइट है ना? बिल्कुल सही बात है। थर्ड बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ये भी सही बात है, बायोटिक फैक्टर है ये, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। डी, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4। 58, ड्यूरिंग ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, C2 साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सीरीन इज प्रोड्यूस्ड इन, सीरीन कहाँ बनता है? सीरीन बनता है
माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ऑप्शन नंबर 3। 59, a person with blood group A possesses, है ना, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए लगा हुआ है और इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, स्मॉल बी, स्मॉल ए नहीं होगा, क्या होगा, स्मॉल बी होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। की इंडस्ट्री एनिमल्स आर, है ना, की इंडस्ट्री एनिमल्स हम किसको कहते हैं, हम बोलते हैं हर्बीवोर्स को, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर दी की इंडस्ट्री एनिमल्स, ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन 61, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, 1 2 3 आपको लेबल करना है। ये जो डायग्राम है वो किसका है, अडिपोसाइट का है। तो जो बड़ा सा आपका ड्रॉपलेट है वो क्या है, फैट ड्रॉपलेट है। फर्स्ट वन इज फैट ड्रॉपलेट। सेकंड क्या है, इस अडिपोसाइट का न्यूक्लियस है जो कि एक तरफ क्या क्या है, पेरीफेरी पे धक्का दे दिया गया है, पुष्ट हो गया है। और थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट इज फैट स्टोरेज एरिया, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 62। 62 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 chromatids of a metaphagic chromosome represents, है ना, 2 chromatids of a metaphase chromosome represent, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मेटाफेज पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, समझ में आ रहा है। ये मान लो कि फर्स्ट क्रोमोसोम है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट प्राइम क्रोमोसोम हो सकता है यहाँ पे। ये मान लो इसका होमोलोगस पेयर है ना, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये फर्स्ट प्राइम है, ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना। लेकिन मेटाफेज पे तो ये ऐसे होंगे ना, समझ में आ रहा है, ये ऐसे होंगे। तो जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं ऑफ अ मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ये एक क्या है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। इसमें ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे बने हैं, एक डीएनए के रेप्लिकेशन से। एक डीएनए मॉलिक्यूल का जब रेप्लिकेशन होगा तो इससे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लो, एक डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो उससे 2 स्ट्रैंड बनेंगे। यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड था, अब इससे क्या बन जाएगा, 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। और ये दोनों स्ट्रैंड ही चल करके क्या बनाएंगे आपका, ये आपस में जुड़े रहेंगे, यानी कि यही क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। यही होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स, यही आपस में जुड़ करके दोनों क्या बना रहे हैं, ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड। ओके, ये वाला है और ये वाला है। अब समझ में आ गया। अब देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, रेप्लिकेटेड डीएनए टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज। यही क्या होगा, एनाफेज में ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और ये क्या है, रेप्लिकेटेड डीएनए है फ्रॉम द सेम डीएनए स्ट्रैंड, इसीलिए ये दोनों हमेशा क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन क्या है, 2। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए एब्सिसिक एसिड, फाइटोहार्मोन की बात कर रहे हैं, इज इनएप्रोप्रिएट, यानी कि सही नहीं है। इंड्यूसेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बिल्कुल सही नहीं है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट कौन इंड्यूस करता है, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं, इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, एबीए करता है, इंड्यूसेस डॉर्मेंसी ऑफ बड, एबीए करता है, और 4th क्लोजेस स्टोमाटा, हाँ जी ये भी एबीए करता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, आया ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है
न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल cells because their membrane is in which state? न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है। कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है। डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन। देखो आंसर क्या है, पोलराइजेशन। क्यों? इन रेस्टिंग स्टेट जब न्यूरॉन में कोई भी सिग्नल फायर नहीं हो रहा है उस समय इसकी एक पर्टिकुलर पोलैरिटी होती है। बाहर में होता है प्लस, अंदर में होता है माइनस, और अंदर में ये माइनस कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। और ये जो चार्ज का सेपरेशन है इसकी वजह से हम बोलते हैं मेम्ब्रेन क्या है, पोलराइज्ड है ना। और इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूरॉन्स कैसा है, एक्साइटेबल सेल्स है ना। मतलब इसके मेम्ब्रेन के चारों तरफ पोलैरिटी क्या है, डेवलप्ड है। ठीक है, चलिए ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 65। इन डीएनए रेप्लिकेशन द प्राइमर इज। डीएनए रेप्लिकेशन याद करो, डीएनए रेप्लिकेशन जब भी स्टार्ट होता है वहां पे शुरू में एक छोटा सा आपको प्राइमर लगता है ना। और ये जो प्राइमर होता है ये बेसिकली क्या होता है, इट इज अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए। किसका है, आरएनए का छोटा सा सीक्वेंस होता है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, और स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी लगेगा तो डीएनए हो जाता है ना, वो नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, आरएनए का बना होता है, तो वो गलत है। दूसरा सही है। जो थर्ड दिया हुआ है वो है हेलिकेज डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन। ये तो हेलिकेज एंजाइम है, हम यहाँ पे प्राइमर की बात कर रहे हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता। और फोर्थ है एंजाइम टेकिंग पार्ट इन ज्वाइनिंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ये तो लाइगेज, ये भी एक एंजाइम है, प्राइमर नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। Which kind of sedative chemical is obtained from the given plant? Okay? और यहाँ पे जो प्लांट दिया हुआ है वो क्या है, Papaver somniferum प्लांट है। ये जो डायग्राम है ये किसका है, पॉपी का है। किसका है, पॉपी प्लांट का है, Papaver somniferum प्लांट का है। और इस प्लांट से आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलता है मॉर्फिन एंड कोडीन। ठीक है, और इसी से आप बाद में इसके डाइएसिटाइलेशन से क्या बनाते हो, डाइएसिटाइलेशन से आप क्या बनाते हो, यहाँ पे बनाते हो हेरोइन। ठीक है, वो डाइएसिटाइलेशन से बनाते हो। तो पेपरवर सोमनिफेरम से आपको क्या मिल रहा है, मॉर्फिन। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। हसीस कैनबिस से मिलता है, कैनाबिनोइड्स कैनबिस से मिलता है, कोकेन कोका प्लांट से मिलता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज दैट द गॉसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। देखिए अगेन ये जो क्वेश्चन है ये इकोलॉजी का है। ठीक है, और इकोलॉजी में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे। पहले हम लोग बोलते थे कि जो दो स्पीसीज हैं जो कि सेम निश में हैं या जिनका निश ओवरलैप हो रहा है उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा, और एक जो लेस अडेप्टेड स्पीसीज होगी या जो इंफीरियर स्पीसीज होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड कर जाएगी, उसका एक्सक्लूजन हो जाएगा, और सिर्फ जो सुपीरियर स्पीसीज है वही वहाँ पे बचेगी, है ना। इसको हमने क्या नाम दिया था, गॉसेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, लेकिन बाद में हमने देखा है कि ऐसा नहीं है। मैकआर्थर ने आके बोला कि नहीं, यहाँ पे को एग्जिस्टेंस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन फीडिंग पैटर्न, फीडिंग स्टाइल, ग्रेजिंग पैटर्न, इन सब के चेंज की वजह से। याद है, ठीक है। तो जब भी निश ओवरलैप होता है तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्सक्लूजन हो सकता है या फिर को एग्जिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो थ्योरी थी गॉस की, उसका कौन सा एक्सेप्शन है ना, कौन सा एग्जाम्पल इसको शो नहीं करता है, कौन सा नहीं करेगा। मैकआर्थर के 5 वार्बलर्स है ना, 5 closely related species of warblers living on the same tree. This is an example of coexistence. And ये exception किसका बनता है, to Gauss's competitive exclusion principle। ठीक है, बाकी के जो दो हैं, बार्नेकल वाला एग्जाम्पल, चैथामेलस की बात की थी हमने, वो कंपटीशन का प्रूफ है ना, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रूफ है। सिमिलरली जो एबिगनेंट और टॉयज और गोट का केस है वो भी किसका एग्जाम्पल है, गॉसेज एक्सक्लूजन का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3।
68 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगेन एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मार्क किया हुआ है। आपको मालूम है ये टिपिकल सिग्मॉइड कर्व है। तो फर्स्ट क्या होता है? लैग फेज, फिर क्या होता है? लॉग फेज, और थर्ड क्या है आपका? स्टेडी फेज। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। पूछ रहा है कि VNTR इज द मेन बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग ड्यू टू, किसकी वजह से VNTR को हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं? अब देखो VNTR होता क्या है? VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट है ना। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट है, मतलब ये मान लो कि एक रिपीट है तो इसका जो नंबर है वो वेरिएबल हो सकता है ना कि सीक्वेंस वेरिएबल है। सीक्वेंस इज नॉट वेरिएबल, ठीक है। क्या है? ओनली द नंबर ऑफ रिपीट या रिपीटिंग सीक्वेंस इज वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो जो रिपीटिंग सीक्वेंस है उसका नंबर वैरी कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक रिपीट है तो रिपीट की जो x वैल्यू है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये x क्या है? वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? मान लो एक रिपीट है जिसका सीक्वेंस से फॉर एग्जांपल ये है T T A G G G। तो ये जो सीक्वेंस है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर क्या होता है? वेरिएबल होता है ना। x के जगह n लिख लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये जो n है ये वेरिएबल है, नंबर ऑफ रिपीट वेरिएबल है, ना कि नंबर ऑफ सीक्वेंस वेरिएबल है। और ये रिपीट्स कहाँ होते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में, कोडिंग रीजन में नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? कहाँ होते हैं? नॉन कोडिंग रीजन्स में होते हैं, कोडिंग रीजन में नहीं होते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वेरिएबल नंबर ऑफ मिनी सैटेलाइट इन नॉन कोडिंग रीजन। ओके, चलिए ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 70 है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मालूम है कि इसमें पूछ रहा है, किसकी बात कर रहा है? पार्शियल कन्फर्मर्स की। किसकी बात कर रहा है? पार्शियल रेगुलेटर्स की। किसकी बात कर रहा है? पार्शियल रेगुलेटर्स की। और पार्शियल रेगुलेटर्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं? एक सर्टेन टाइम तक तो ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को ये क्या करते हैं? मेंटेन कर पाते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को हम देखते हैं। तो एक सर्टेन लेवल तक ये किस तरह से काम कर रहे हैं? रेगुलेटर। और उसके बाद किस तरह से काम कर रहे हैं? कन्फर्मर। समझ में आ रहा है? यानी कि ये क्या है? पार्शियल रेगुलेटर्स हैं। ओके, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 71, इन विच सक्सेशन the 3 main layers of the body wall of a cockroach from outer to inner side are arranged। तो सबसे पहले क्या होता है? क्यूटिकल, नॉन सेलुलर लेयर है। उसके बाद से क्या होता है? इपिडर्मिस। और इपिडर्मिस किस पे ग्रो करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 72, select the correct option with respect to mitosis। okay, Golgi complex and ear are visible in metaphase। नहीं होते हैं, गलत है ये। chromosomes move to spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase। बिल्कुल सही बात है ना। मेटाफेज पे पूरे के सारे क्रोमोसोम्स जो है अरेंज हो जाते हैं। थर्ड बोल रहा है क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। गलत है, सेंटर पे नहीं रहते हैं, वो अपने अपने पोल्स की तरफ क्या होते हैं? मूव कर जाते हैं। फोर्थ बोल रहा है क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स इन टीलोफेज। नहीं जी, ये कब होता है? एनाफेज में। तो करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। 73, पैनक्रियाज सिक्रीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन कौन करता है? थायराइड। ओके, ग्लूकागॉन अल्फा सेल ऑफ द पैनक्रियाज, इंसुलिन बीटा सेल ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल, है ना। कैल्सिटोनिन ये रिलीज नहीं करते। 74, व्हाट डज ए इंडिकेट इन द गिवन डायग्राम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेबल्ड रीजन। देखो ये जो डायग्राम है किसका है?
थायराइड का है, और इसमें ए जो है वो थायराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थायराइड सिक्रीट करता है थायरोक्सिन को, और थायरोक्सिन का काम क्या होता है? टू रेगुलेट बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3। 75, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले कौन आता है? हेलिकेज। सबसे पहले कौन आएगा? हेलिकेज, जो क्या करेगा? हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करेगा। उसके बाद क्या आता है? एसएसबीज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो कि जो ओपन सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, उसको क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद से कौन आएगा? टोपोआइसोमरेज, जो क्या करता है आपका? सुपर क्वाइलिंग को न्यूट्रलाइज करता है, सुपर क्वाइलिंग को खत्म करता है। ठीक है, और फाइनली क्या आएगा? डीएनए पॉलीमरेज, जो कि पॉलीमराइजेशन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, है ना। हालांकि इसके बीच में आरएनए पॉलीमरेज भी आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76 है ना। 76 पूछ रहा है, इन विच टैंक फ्लॉक्स इज सेडिमेंटेड एंड फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन है एसटीपी का, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ टैंक में आपका फ्लॉक्स का ग्रोथ हो रहा है, और बाद में जब पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो गया है, बीओडी कम हो गया है, तब हम उसको सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहाँ पे कि फ्लॉक्स धीरे धीरे नीचे क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं। ओके, तो फ्लॉक्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? एयरेशन टैंक में। ओके, जहाँ पे कि हम लोग ऑक्सीजन या एयर की क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। ओके, तो एयरेशन टैंक में फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है, और जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है या बीओडी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है माइक्रोबियल एक्शन की वजह से, तो हम इसको फिर कहाँ भेज देते हैं? सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे कि एयरेशन नहीं होता है, एंड जो आपका सीवेज है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं टू सेटल, और धीरे धीरे फ्लॉक्स क्या होते हैं? नीचे सेटल हो जाते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेडिमेंटेशन कहाँ हो रहा है? सेटलिंग टैंक में। फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एयरेशन टैंक में। ऑप्शन नंबर 1। 77, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश एंड बाल्ड ईगल। ये एक आपका क्या दिया हुआ है? फूड चेन दिया हुआ है ना। और बता रहा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस, है ना। ए कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ शुगर। कौन करता है? फाइटोप्लैंक्टन। मैक्सिमम बीएचसी कंसंट्रेशन में बी फाउंड इन, मैक्सिमम बीएचसी कंसंट्रेशन, है ना। बीएचसी आपका क्या है? एक नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ना। ओके, तो ये कहाँ पे होगा? सबसे अधिक हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि बाल्ड ईगल में। और सी बोल रहा है, इट रिप्रेजेंट्स डैश फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये कैसा है? ग्रेजिंग टाइप फूड चेन है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, फाइटोप्लैंक्टन, बाल्ड ईगल एंड ग्रेजिंग। 78, इन अ फ्लैसिड सेल विच कंडीशन डज नॉट अकर। ठीक है, फ्लैसिड सेल में कौन सा कंडीशन अकर नहीं करता है? देखो यहाँ पे, अगर सेल फ्लैसिड है, सेल क्या है? फ्लैसिड है, तो फ्लैसिड है तो उसमें टर्गर प्रेशर 0 होगा, है ना। फ्लैसिड है, टर्गर प्रेशर क्या होगा? 0। अगर टर्गर प्रेशर 0 होगा तो वॉल प्रेशर भी क्या होगा? 0, है ना। ओके, और जो सक्शन प्रेशर है वो कितना होगा? सक्शन प्रेशर 0 नहीं होगा, सक्शन प्रेशर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। और फोर्थ क्या बोल रहा है? SP इज इक्वल्स टू OP। ठीक है, तो SP जो है सक्शन प्रेशर का, ये सॉल्यूट पोटेंशियल का, ये सॉल्यूट पोटेंशियल आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या, सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या नहीं होगा? SP इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। 79 है ना। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, एक प्लाज्मिड है जिसमें कि 2 क्या है? मान लो कि ये आपका प्लाज्मिड है, ये आपका क्या है? यहाँ पे प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड में यहाँ पे 2 क्या है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स हैं। एक है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन, और दूसरा यहाँ पर है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। ठीक है, चलिए जी, अच्छी बात है। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक ह्यूमन ग्लोबिन जीन है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है
कि इट इज ट्रीटेड विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट कट्स इन द मिडिल ऑफ टेट्रासाइक्लिन जीन, है ना। तो यहाँ पे आपका एक क्या है, आरई का साइट है, आरई साइट है, और इस पर्टिकुलर आरई साइट किसके लिए है, फॉर एक्स, आरई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्स है उसके लिए है ये। और एक ह्यूमन ग्लोबिन जीन है, एक क्या है, ह्यूमन ग्लोबिन जीन है, इसको भी हमने किससे कट किया है, सेम आरई से। किससे कट किया है, सेम आरई से, एक्स आरई से, ओके। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या होगा, ये यहाँ से कट जाएगा, अगर सेम आरई से आपने कट किया, और यहाँ पे कौन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये आपका ह्यूमन ग्लोबिन जीन, ह्यूमन ग्लोबिन जीन यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा किसमें, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन में। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है इसका क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। यानी कि अब ये जो टेट्रासाइक्लिन का जीन है वो फंक्शनल नहीं रहेगा, किसमें, इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है, ओके। और करने के बाद ये पूछ रहे हैं कि the plasmid and fragments are mixed and treated with ligase and used to transform bacterial cells. The recombinant bacteria are the one that, तो recombinant bacteria कौन होगा, recombinant bacteria वो होगा जिसमें एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का जीन फंक्शनल नहीं है, इसका क्या हो चुका है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है ना। तो जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होंगे वो एम्पीसिलिन प्लेट पे तो ग्रो करेंगे, है ना, ये एम्पीसिलिन प्लेट पे ग्रो करेंगे, लेकिन एम्पीसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन के प्लेट पे ग्रो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। तो वो बैक्टीरिया जो कि रेप्लिका प्लेट में जिसमें कि एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों है उस पे ग्रो नहीं करेंगे, वही आपके क्या है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, कैन ग्रो ऑन प्लेट विथ एम्पीसिलिन बट नॉट विथ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं हम लोग। हाउ मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स गिवन आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। अब यहाँ पे कुछ स्पोर्स दिए हुए हैं। कोनिडिया, कोनिडिया एसेक्सुअली बनता है, फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता है। ठीक है, चलिए जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट से जाइगोस्पोर बनता है ना, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन रहा है। oospore, ये भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। जूस्पोर बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बाइफ्लैजिलेटेड या टेट्राफ्लैजिलेटेड होता है। एप्लानोस्पोर, ये भी थिन वॉल्ड वेजिटेटिव स्पोर है, तो ये भी विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है ना। तो देखो यहाँ पे जाइगोस्पोर और oospore ऐसे स्पोर हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। इन कॉकरोच gizzard is dash organ and occurs inside and dash occur inside it। तो कॉकरोच में जो गिजार्ड होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। 3 पेयर्स मतलब टोटल कितना हो गया, 6, है ना। और ये किस काम में आता है, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। 82 क्वेश्चन देखिए। एसेंट ऑफ सैप इज, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप, करेक्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट। सेकंड जो लिखा है वो है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नहीं होता, ये फ्लोएम में होता है और इसको एसेंट ऑफ सैप नहीं कहते हम। ठीक है, सेकंड क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, अगेन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ बोल रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन प्लांट, उसको भी हम लोग एसेंट ऑफ सैप नहीं कहते। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। 83 डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज कॉल्ड, ब्लड प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं, और अगर इनका डिक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 84।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक, है ना। रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक क्या होता है बेटा? रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक हम बोलते हैं कि जैसे ही फ्रूट जो है वो मैच्योर हो जाता है ना, अनरिपेन मैच्योर्ड फ्रूट, है ना, अनराइप मैच्योर्ड फ्रूट में हम लोग देखते हैं कि अचानक से रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है? बिकॉज ऑफ इथाइलिन। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है। क्या होता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2। 85 जो क्वेश्चन है वो देखो, सेलेक्ट करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू लैक ओपेरॉन, है ना। लैक ओपेरॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लैक ओपेरॉन में देखो पहला लिखा है एक्टिव रिप्रेशर प्लस इंड्यूसर, और क्या बन गया? इनएक्टिव रिप्रेसर। देखो एक्टिव रिप्रेसर जो होता है आपका, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन प्लस यहाँ पे क्या होता है? इंड्यूसर। इंड्यूसर लैकोप्रोन में क्या होता है? एलोलैक्टोज, और जैसे ही बाइंड कर जाता है अब ये क्या हो जाता है? इनएक्टिव रिप्रेसर, है ना। रिप्रेसर क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, और जो आपका ओपेरॉन है वो क्या हो जाता है? ऑन, है ना। यही पढ़ा है आपने। ओके, तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है रिगार्डिंग द लैक ओपेरॉन। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एक्टिव रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर। को रिप्रेसर लैक ओपेरॉन में नहीं होता है, कहाँ होता है? ट्रिप्टोपेरॉन में, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है इनएक्टिव रिप्रेसर प्लस इंड्यूसर बना रहा है एक्टिव रिप्रेसर। नहीं जी, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, है ना। ये एक निगेटिव कंट्रोल का एग्जाम्पल है ना। ये निगेटिव रेगुलेशन होता है किसमें? लैक ओपेरॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। फोर्थ बोल रहा है इनएक्टिव रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर, अगेन को रिप्रेसर आ गया, लैक ओपेरॉन में को रिप्रेसर नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। 86 देखो, विच इज द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज कौन सा होता है? जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, इसीलिए हम ल्यूटियल फेज को क्या कहते हैं? सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ कैन द बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड। बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो? बाय मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। बाय मेंटेनेंस ऑफ जीन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये भी सही बात है। बाय मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है ना। इकोसिस्टम को पूरा डेवलप कंजर्व कर लो, यानी कि आप इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हो, है ना। बाकी के दोनों क्या है? एक्स सीटू भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। 88, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन से सिर्फ सही हैं। पहला है बोन हैव अ हार्ड एंड प्लीएबल ग्राउंड सब्सटेंस। देखो बोन में हार्ड होता है लेकिन नॉन प्लीएबल होता है, वो मुड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो गलत है। बी बोल रहा है बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर, बिल्कुल सही बात है। बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ये भी सही बात है। Bone interacts with visceral muscles attached to them to bring about movement. Visceral muscles, smooth muscles को बोलते हैं, और उनसे bone attach नहीं होते हैं। Bone से कौन attach होता है? आपका skeletal muscles, okay? Voluntary muscles। तो ये भी क्या है? गलत हो गया। तो B और C सही है। करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। Which of the following abiotic factors has greatest influence on metabolic rate of plant and animals? क्या उनका? टेम्परेचर का। यानी याद करो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, है ना। तो सबसे अधिक, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है मेटाबॉलिक रेट को? टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म ऑफ मेज रेस्पेक्टिवली।
है ना। देखिए यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मेज की, और मेज में हम बात कर रहे हैं किसकी, मियोसाइट, यानी कि वो सेल जिसमें कि मियोसिस होगा, जिससे कि गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है। मियोसाइट की बात कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं किसकी, जाइगोट की, और फिर थर्ड किसकी बात करनी है हमें, एंडोस्पर्म की। ठीक है, अब देखो जो मेज है वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, यहाँ पे मियोसाइट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, जाइगोट भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, लेकिन एंडोस्पर्म क्या होगा, ट्रिप्लॉइड हो गया। ठीक है, मेज में आपको मालूम है मेज का n इज इक्वल टू क्या होता है, 10। हैप्लॉइड नंबर कितना है, 10। डिप्लॉइड नंबर कितना होगा, 20। जाइगोट भी कितना होगा, 20, लेकिन एंडोस्पर्म कितना होगा, 30। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो स्कॉलर्स ये थे आपके 90 क्वेश्चन ऑफ FST 2, है ना। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपको। नाउ कीप स्टडिंग। मुझे मालूम है कि नीट का एग्ज़ाम थोड़ा डिलेड है, लेकिन आपको तैयारी हमेशा करते रहनी है ना। डोंट लूज इट कि अभी बहुत टाइम है ना। तो अगर ये आप सोच लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो टर्टल और हेयर वाला रेस है ना, कछुए और खरगोश वाली, तो उसमें तुम खरगोश की तरह बिहेव करने लगोगे और अल्टीमेटली यू विल लूज। आपको कछुआ की तरह हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहना है ना, रुकना नहीं है जब तक कि आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाए। ग्रेट, ओके, विद दिस थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट पेपर डिस्कशन।